नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। हमीदिया अस्पताल में ब्लड का खेल देखने को मिल रहा है। हमीदिया अस्पताल में ब्लड के दलाल सक्रिय हो चुके हैं। ब्लड की दलाली का वीडियो भी सामने आया। जरूरतमंद से वसूल रहे हैं 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे। दलाल का दावा है तुरंत सभी ग्रुप का ब्लड मिल जाएगा। अस्पताल के अंदर तक सेटिंग का दावा किया जा रहा है। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में ब्लड के दलाल जो हैं सक्रिय हो चुके हैं। हमीदिया अस्पताल में ब्लड का खेल चल रहा है। हमीदिया अस्पताल में ब्लड के दलाल सक्रिय हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हमीदिया अस्पताल में ब्लड के दलाल सक्रिय हो गए हैं। लोगों के जीवन के बारे में भी नहीं सोच रहे, अपनी कमीशन की पहले है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में जिस तरीके से एक व्यक्ति ब्लड को लेके बातचीत करते हुए नजर आ रहा है, तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि जो वीडियो है उसमें साफ तौर से किस तरीके से हमीदिया अस्पताल, जो कि मध्य प्रदेश के सरकारी बड़े अस्पतालों में उसे गिना जाता है, वहां पर यदि इस तरीके से ब्लड की दलाली की जा रही है, ब्लड को वहां पर कुछ लोगों की मिलीभगत से बेचा जा रहा है, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। ऐसे में हमीदिया अस्पताल प्रबंधन को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस पूरे मामले में जो भी दलाल वहां पे ब्लड को लेकर सक्रिय हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी करना चाहिए, क्योंकि एक व्यवस्था सरकारी सिस्टम में दी है जिसके तहत जिन जरूरतमंदों को ब्लड की जरूरत पड़ती है उन्हें उस सिस्टम के जरिए मुहैया कराने का काम जो सरकार के अधिकारी कर्मचारी है वो करते हैं। लेकिन इस बीच की कड़ी में यदि ब्लड के दलाल इसी तरीके से इतने बड़े अस्पताल में सक्रिय रहेंगे तो सिस्टम को कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचेगी। और खास बात यह है कि सिस्टम आखिरकार क्या कर रहा है, जिम्मेदार आखिरकार क्या कर रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि उस सिस्टम के तहत जो ब्लड देने का काम करता है, उस सिस्टम के कुछ लोग हो सकता है कि इन दलालों के साथ उनकी मिलीभगत हो, क्योंकि वीडियो में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि किसी भी ब्लड ग्रुप का जो है वो ब्लड मुहैया करा सकते हैं और अंदर उनकी सेटिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पे मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद जो है इस पूरे मामले की तह तक जो है अस्पताल प्रबंधन को जाना चाहिए और ऐसे जो दलाल सक्रिय हैं उन पर रोक लगाना चाहिए और एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरीके के ब्लड के साथ जो है वो खिलवाड़ ना हो सके और जो जरूरतमंद है उनको जो एक सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत समय पर ब्लड मिल सके। ठीक। बहुत शुक्रिया मनोज, जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए अब दुर्ग की बात करते हैं। इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। 4 डॉक्टर सहित 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सिद्धि विनायक अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। भिलाई 3 में स्थित है सिद्धि विनायक अस्पताल। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने आदेश जारी किया है। इलाज में लापरवाही से 10 वर्षीय मासूम की जान गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इलाज में लापरवाही की तस्वीरें, बड़ी कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन पे। निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई की गई है और एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जिस तरह की लापरवाही कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बड़ा मामला ये था कि 10 वर्षीय बच्चे को जब सर्दी खांसी होती है तो किस तरह से लापरवाही बढ़ती जाती है, इसी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसको हाई डोज इंजेक्शन दे दिया गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसकी शिकायत जो है वो सीएमएचओ से की गई, साथ ही पुलिस से भी की गई थी, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। इसी को गंभीरता से लेते हुए एक जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी में इसमें ये सीधा लापरवाही का इसमें मामला था, तो जिसमें पुलिस ने अब 7 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग सीएमएचओ ने जो है अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई ये की गई है ताकि जो दोषी है उनको सबक सिखाया जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मिथिलेश। और खबर का बड़ा असर हुआ है। नगर निगम संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का यह मामला। न्यूज 18 की खबर पर निगम अध्यक्ष ने संज्ञान लिया। असामाजिक तत्वों ने
निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और उस पर अब संज्ञान लिया गया है। किसी भी कोने में कोई भी शरारती तत्व, कोई भी असामाजिक तत्व अगर भोपाल की खूबसूरती को प्रभावित करेगा, डिस्टर्ब करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो जैसे 6 लोग अंदर गए वैसे वो जाएंगे। मेरा आग्रह है भोपाल की आम जनता से भी कि अगर आप भी इस प्रकार का कहीं दृश्य देखते हैं कि कोई शरारती तत्व भोपाल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, आप उसकी वीडियो क्लिप बनाइए, पुलिस को दीजिए, निगम अध्यक्ष के नाते किशन सूर्यवंशी को दीजिए। आवश्यकता लगी तो मैं खुद थाने जाके FIR कराऊंगा। अदरवाइज मैंने भोपाल पुलिस कमिश्नर से भी आग्रह किया पत्र के माध्यम से कि भोपाल में आपके CCTV कैमरे शहर के कोने कोने में लगे हैं। इस कैमरे में अगर कोई भी असामाजिक तत्व, शरारती तत्व ऐसी घटना को अंजाम देता हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी, न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी, निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, अब खबर पर संज्ञान लिया गया है, असर देखने को मिला है। बिल्कुल, ये न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है, जहां पर सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया असामाजिक तत्वों ने, उसे लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी उन्होंने संज्ञान लिया और उसकी फिर से शिकायत करने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि भोपाल में जो सार्वजनिक संपत्ति को असामाजिक तत्व नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके पहले भी जब न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी उस समय 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और खंडवा में एक युवक ने लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। इसको लेकर CSP ऑफिस में शिकायत की गई। नूरानी मस्जिद के आलिम पर उसने गंभीर आरोप लगाया। उसका कहना है कि दोस्तों को भी धर्म परिवर्तन कराने के लिए कहा गया। युवक के परिजनों ने ये बात हिंदू संगठनों को बताई, जिसके बाद उसका गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। तो वहीं मामले को लेकर SP ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक युवक है उस अक्षय गौर नाम का, उसने एक आवेदन दिया है कि एक धर्मगुरु ने उसको अपने धर्म की बातों को बता के और दूसरे धर्म की बुराई करके और डरा के उसको धर्म परिवर्तन करने का बोला था और उसका नाम वगैरह भी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धर्मांतरण का ये पूरा मामला है और इस मामले को लेकर के परिजनों ने जो है इसकी शिकायत की और अब जो है इसमें संज्ञान लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र नाथ, फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, आखिर क्या था पूरा मामला, बताइए। शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो गंगा जल से युवक का शुद्धिकरण किया गया है। बता दें आपको, धर्म परिवर्तन का उस पर धर्म परिवर्तन के लिए उसे कहा जा रहा था और उसे लेकर के उसने अपने परिजनों को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी हिंदू संगठन को दी। उसके बाद जाकर के मामला प्रकाश में आया और अब कार्रवाई की बात भी की जा रही है। खंडवा में एक युवक ने लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है और इसको लेकर CSP ऑफिस में शिकायत की। नूरानी मस्जिद के आलिम पर उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र नाथ, क्या था आखिर पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा? जी ऋतु, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आज ही मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में ऐलान किया है कि धर्म परिवर्तन करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा और ये मामला जब शाम को निकला है तो बात दूर तक गई है। अक्षय गौड़ नाम का एक युवक है, उसने बताया कि जो नूरानी मस्जिद का जो आलिम है उसने लालच दिया है इसे और लालच देकर के इसका धर्म परिवर्तन करवाया है। लेकिन धर्म परिवर्तन करवाने के बाद इसने अपना नाम मोहम्मद फहीम खान कर लिया था और 5 महीने से लगातार इसकी जो एक्टिविटी थी वह मोहम्मद फहीम खान की तरह थी। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर उसने लोगों से संवाद वगैरह भी किया। घर से बाहर नहीं निकला, नमाज पढ़ना इनकी आदत तो इसके डेली रूटीन में शामिल हो गया था। तो इस तरह की शिकायतें इसके परिजनों ने जब हिंदू संगठन को की तो हिंदू संगठन वालों ने उन्हें बुला करके मंदिर में इन्हें गंगा जल पिला करके इसे फिर से हिंदू धर्म में लाया और इसकी शिकायत आज खंडवा CSP खंडवा SP को की गई। खंडवा SP ने इस पूरे मामले को जांच में लिया है
अब इस पे खंडवा एसपी ने कार्रवाई की बात कही है कि जो भी इसमें उचित धारा वगैरह लगा करके अगर जांच में सही पाया जाता है तो देर रात्रि तक कार्रवाई कर ली जाएगी। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। विधानसभा उपचुनाव में जीत का पंजा लगाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने अपना पर्चा दाखिल किया। सावित्री मंडावी को फूलों से सजी गाड़ी में चढ़ाया गया। आगे की सीट पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। साथ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी थे। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता रायपुर से पहुंचे और सावित्री की जीत के लिए नारे लगा रहे थे। पर्चा दाखिल करने से पहले सीएम समेत कांग्रेसी नेताओं ने सभा को संबोधित किया और सावित्री मंडावी को जिताने की लोगों से अपील भी की। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भानु प्रतापपुर का नामांकन भरा है। सर, नामांकन हो गया, आगाज हो गया चुनाव का? जी, नामांकन हुआ है, नाम वापसी बाकी है। नाम वापसी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कितने कैंडिडेट हैं, किसको क्या क्या चुनाव चिन्ह मिला है, और उसके बाद फिर चुनाव का आगाज होगा। किन मुद्दों को लेकर जाएगी सर कांग्रेस? देखिए, पहली बात तो ये सीट रिक्त हुआ है मनोज मंडावी जी के निधन से, तो एक जो मनोज मंडावी से पारिवारिक संबंध भानु प्रतापपुर की जनता की रही है, और साथ ही जो हम लोगों ने भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो काम किए हैं, मनोज ने जो काम किया है, वो हमको जीत दिलाएगी। सर, जो उपचुनाव है काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं, सरकार के काम पे मुहर भी लगती है। खैरागढ़ के चुनाव में देखा है कि जनता ने मुहर लगा दी है। भानु प्रतापपुर का जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफी करीब है, अब अगर देखा जाए तो क्या इसको माने? उसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा था, इसको क्या कहा जाएगा? देखिए, खैरागढ़ को सेमीफाइनल कहा गया था, लेकिन फिर से ये चुनाव आ गया, तो इसे किसी सेमीफाइनल नहीं मानना चाहिए। सभी चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता है और हम इस चुनाव को भी गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे। सर, सर्व आदिवासी समाज कह रहा है कि हर गांव में कैंडिडेट उतारेंगे चुनाव, और जब इस तरह से चीजें होती हैं तो फिर वोट भी करते हैं, फिर ये किसके? पहली बात तो ये है कि आज कितने नामांकन आखिरी समय तक भरे जाते हैं वो देखना है, और उसके बाद स्कूटनी में कितने नाम रह जाते हैं, फिर नाम वापसी में कितने रह जाते हैं, तब इस बार आपने बड़ी सौगात दी थी उपचुनाव के समय, इस बार क्या? यहाँ मनोज मंडावी जी के जो कार्य हैं वो हमारा आधार रहेगा। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उन्होंने कहा कि ये जो उपचुनाव है उसमें मनोज मंडावी के जो काम है वो बड़े आधार होंगे, और उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर खैरागढ़ को सेमीफाइनल कहा गया था, लेकिन हर बार चुनाव आते रहते हैं और सरकार के कामों पर मुहर लगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता नांजिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। हम लोग अभी तो चुनाव बहुत प्रतापपुर का सावित्री मंडावी को जितवाना है। 2023 में हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार लाना है और हिंदुस्तान में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? तो इसलिए जोरदार ताली मारो। इस एक माह में कम से कम भूपेश भैया जो है 3 बार जो है उस क्षेत्र में आ गए हैं, तो इससे पता चलता है कि मतलब विकास के लिए कितने प्रयत्नशील है, इस क्षेत्र के विकास के लिए कितने प्रयत्नशील है। मैं बस एक उनकी कड़ी हूँ, माध्यम हूँ। जो आप बोलेंगे, जो आप काम बोलेंगे, उसको लेकर मैं अपने मुख्यमंत्री जी के पास तो जाऊंगी। और मैं तो एक बहू, आपके क्षेत्र की बहू हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ। ये सब आप सब अभी अपना अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे। तो वहीं बीजेपी ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। पूरे दमखम के साथ बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेता ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन में बीजेपी दिग्गज नेता शामिल हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि इस बार उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। पर्चा दाखिल करने के बाद बीजेपी ने चारामा में आम सभा को भी संबोधित किया। जीतेंगे और जीत के झंडा फहराएंगे, और 2023 में और 2024 में, 23 में छत्तीसगढ़ में और 24 में दिल्ली में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ब्रह्मानंद नेताम जी का नामांकन है, उस नामांकन में शामिल होने के लिए हम आए हैं। मैंने विधानसभा की कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी पहले ली है। क्षेत्र के लोगों से भी मिलने का अवसर मिला है। लगातार जनता के बीच जाने के बाद एक बात स्पष्ट है कि आज जनता में कांग्रेस को लेकर भारी आक्रोश है। निश्चित ही ये 4 साल के जो कांग्रेस की सरकार
कि उनके विकास कार्य को, इनकी वादा लुभावनी वादा को हमारी जनता जनार्दन, हमारी मतदाता भाई बहनें, युवा जवान साथी सब जान चुके हैं और ठान चुके हैं। अवसर ढूंढ रहे थे, अभी अवसर आया है भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव में, और निश्चित ही अवसर को खोने नहीं देंगे। इस सरकार को मजा चखाएंगे और निश्चित ही अपनी अमूल्य वोट कमल छाप पर बटन दबा करके। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में इस बार भी धन वर्षा हुई है। खास बात यह है कि मंदिर के हर साल होने वाली आय में भी इस बार पिछली बार की अपेक्षा इजाफा देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। साईं बाबा का दरबार, भक्ति की खूब बही बयार, फिर लगा नोटों का अंबार, साल भर में चढ़ावा अपार। अपने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी का संदेश देने वाले साईं बाबा के दरबार में नोटों की बारिश हुई है। जी हां, देश विदेश में फैले शिरडी वाले साईं बाबा के भक्तों ने बाबा के दरबार में दिल खोलकर दान दिया है। दरअसल पूरे देश में महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साईं बाबा का मंदिर धनाढ्य मंदिरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है और हर साल मंदिर में करीब 360 करोड़ का दान आता है। लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। दरअसल कोरोना के संक्रमण के चलते पूरे देश के मंदिरों में दर्शन पर रोक लगी हुई थी। साईं दरबार भी इस दौरान बंद था, लेकिन 7 अक्टूबर 2021 को कोविड संक्रमण के काबू में आने के चलते मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और इस दौरान बाबा के भक्तों ने मंदिर में जमकर दान किया है। साईं ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मंदिर के पट खुलने के बाद से अब तक करीब 2.5 से 3 करोड़ भक्तों ने बाबा की समाधि के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और इस दौरान मंदिर की हुंडियों में जमकर चढ़ावा और दान चढ़ाया गया। रुपए पैसों के साथ साथ मंदिर की हुंडियों में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तक बाबा के भक्तों ने उनके चरणों में अर्पित किए हैं, जिसके चलते बाबा साईं की झोली लबालब भर चुकी है। इन दिनों में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं ने बाबा की झोली में 398 करोड़ से अधिक का महादान अर्पित किया है। शिरडी साईं ट्रस्ट की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी साझा की गई है। 7 अक्टूबर 2021 को श्री साईं बाबा का दर्शन भाविकों के लिए खुला हुआ और तब से अब तक के 13 महीने के पीरियड में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक भाविकों ने श्री साईं बाबा का दर्शन लिया और इन्हीं भाविकों द्वारा साईं बाबा के चरणों में लगभग 398 करोड़ से भी ज़्यादा रकम अर्पित की गई है। उसमें से हुंडी पे 168 करोड़ जमा हुआ, काउंटर पे 77 करोड़ जमा हुआ और 14.5 करोड़ से भी ज़्यादा सोना चांदी भाविकों ने साईं बाबा के चरणों में अर्पित किया गया है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आई हुई रकम 42 करोड़ से भी ज़्यादा है। दरअसल शिरडी साईं मंदिर की व्यवस्था बाबा के भक्तों द्वारा किए गए दान से ही पूरी होती है। वहीं इस स्थान का सारा कारोबार भी साईं मंदिर पर ही निर्भर करता है और जब कोविड के 2 सालों के दरमियान मंदिर भक्तों के लिए बंद था, तब यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी थी। लेकिन जैसे ही मंदिर खुला तो साईं के दरबार में एक बार फिर उनके भक्तों ने हाजिरी लगानी शुरू कर दी। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया और भक्तों ने बाबा की समाधि पर शीश नवाते हुए 398 करोड़ रुपए का महादान किया। इस महादान में सोने चांदी के साथ ही ऑनलाइन डोनेशन भी शामिल है। सबसे खास बात यह भी कि इस साल चढ़ाया गया चढ़ावा हर बार से ज्यादा है और वो भी तब जब कोरोना के चलते काम धंधे पर विपरीत प्रभाव हुआ। लेकिन बाबा के आस्थावान भक्तों ने बाबा के प्रति खूब भक्ति दिखाई। सुनील दवंगे, न्यूज़ 18, शिरडी। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही।